अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद दानियाल। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आसमान निकल गया, आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई, लेकिन कुछ लोगों ने क्लेम किया है कि अर्थ पर वाकई कोई ऐसी जगह है जहाँ हमें पता ही नहीं चलता कि आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई है। असल में ये एरिया यूएस की स्टेट फ्लोरिडा से लेकर प्योर्टो रिको और बरमूदा तक फैला हुआ है। अब क्योंकि ये एरिया, ये जो 3 पॉइंट्स हैं मिलकर ट्रायंगल बनाते हैं, इसलिए इसको बरमूदा ट्रायंगल का नाम भी दिया जाता है। इससे ये बरमूदा ट्रायंगल के जो लफ्ज़ है ये सबसे पहले 1964 में यूज़ हुआ था। एक मैगजीन थी आर्गोसी के नाम से, इसके अंदर एक आर्टिकल छपा था जिसका टाइटल था द डेडली बरमूदा ट्रायंगल। उसके बाद जब भी इस टॉपिक के बारे में, इस एरिया के बारे में बात हुई तो इसको बरमूदा ट्रायंगल का नाम ही दिया गया। इससे पहले लोग उसको बड़े अजीब नामों से जानते थे, डेविल्स ट्रायंगल, ड्रैगन ट्रायंगल, जिन्नात का इलाका, इस तरह के बहुत से एरियाज से मतलब नाम से इसको जानते थे। अब इसके ऊपर आप देख सकते हैं हॉलीवुड की जितनी मूवीज़ इस टॉपिक पर बनी हैं, बरमूदा ट्रायंगल के टॉपिक पर, शायद ही किसी और टॉपिक पर बनी हो। बहुत सारी मूवीज़ इस पर मौजूद हैं। जैसे कि इसकी कुछ स्टोरीज मैं आपको बताता हूँ। 1884 में एक शिप थी एलन ऑस्टन के नाम से। अब ये लंदन से न्यूयॉर्क के लिए निकलती है, लंदन से न्यूयॉर्क के लिए। एलन ऑस्टन शिप का नाम है। अब इस रास्ते में ना एक अनप्लान शॉर्टकट लेती है, शॉर्टकट लेते ताकि वो जल्द से जल्द ना न्यूयॉर्क पहुंच सके। और ये जो शॉर्टकट था, उसका जो पाथ था, उसका जो रूट था, वो बरमूदा ट्रायंगल के पास से होकर गुजरता है। जब एलन ऑस्टन की शिप बरमूदा ट्रायंगल के एरिया के पास से गुजरने वाली होती है तो एलन ऑस्टन शिप का जो कैप्टन था ग्रिफिन, उसके कैप्टन का नाम था ग्रिफिन, वह एक अजनबी शिप को देखता है। वो अजीब पैटर्न से मूव करी होती है। बरमूदा ट्रायंगल के अंदर एक शिप होती है जो अजीब पैटर्न से मूव करी होती है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। अब जो कैप्टन ग्रिफिन था वो डर जाता है, वो देखता है कि भाई ये शिप क्या है। पहले तो वो उस शिप से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, वो देखता है कि कहीं भाई किसी को मदद की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन एक दिन तक वो अपनी शिप ठहरे रखता है, कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता। सिग्नल्स भेजता है, सिग्नल का कोई रिएक्शन नहीं आता। फिर एक दिन बाद वो अपनी शिप को उस अजनबी शिप के पास लेकर जाता है। उस अजनबी शिप के पास जब लेकर जाता है, अपने कुछ लोगों को वो उस अजनबी शिप पे भेजता है देखने के लिए कि भाई किसी को मदद की ज़रूरत तो नहीं। लेकिन जो वहाँ के लोग एलन ऑस्टन की शिप के अजनबी शिप के ऊपर जब जाते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि उस शिप के ऊपर कोई इंसान ही नहीं था। एक शिप के अंदर जो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ मौजूद होनी चाहिए, एज इट इज़ खाना भी पड़ा हुआ था, बिल्कुल सही सलामत वो शिप थी, लेकिन उसके अंदर कोई इंसान ही नहीं था। वो जो कैप्टन ग्रिफिन था पहले तो वो डर जाता है, उसके लोगों के अंदर काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती हैं। कैप्टन ग्रिफिन कहता है कि हम इस शिप को साथ ले चलते हैं, लेकिन लोग डरे होते हैं उस शिप के अंदर जाने से। लेकिन फिर कुछ लोग जाते हैं उस शिप के अंदर और कैप्टन ग्रिफिन कहता है कि इसको साथ ही न्यूयॉर्क ले चलते हैं और उसकी जो नेवी है ना उसको ये शिप हवाले कर देंगे, बाकी वो जाने और उनका काम जाने। अब ये एलन ऑस्टन की शिप का जो कैप्टन था ग्रिफिन, वो अजनबी शिप को अपने साथ ही लेकर चल पड़ता है न्यूयॉर्क के रास्ते पर। अब ये न्यूयॉर्क के रास्ते पर चल रहे होते हैं, एक दिन तक तो ये शिप बिल्कुल सही चलती है, अजनबी शिप जो होती है। लेकिन एक दिन बाद एक बड़ा ही खतरनाक तूफान आता है और ये जो अजनबी शिप होती है वो फिर से गायब हो जाती है। ये एलन ऑस्टन की शिप का जो तूफान आता है ना, इसमें बड़ा ही बुरा हाल हो जाता है। लेकिन तूफान के बाद वो अजनबी शिप फिर से दिखाई देती है। अब जो कैप्टन ग्रिफिन था वो उसको देखता है, पहले तो वो बड़ा ही डर जाता है क्योंकि इतना खतरनाक तूफान आया, लेकिन उस अजनबी शिप को कोई खराश भी ना आई, कुछ भी नहीं हुआ, उसको बिल्कुल एज इट इज़ बिल्कुल सही थी। लेकिन जब उसके अंदर जाता है तो वो उसके काम पे टांग जाती है। उसके जो लोग उसने भेजे थे क्रू के तौर पर खुद चलाने के लिए, वो भी गायब थे। जो अपने लोग भेजे थे वो भी गायब हो चुके थे। तो कैप्टन ग्रिफिन जो है वो बड़ा डर जाता है, वो फ़ौरन अपनी शिप लेता है और न्यूयॉर्क चला जाता है। न्यूयॉर्क में जाके वो अपने शिप के ओनर को बताता है कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है। वो शिप को ही भेज देते हैं, एलन ऑस्टन की शिप को ही भेज देते हैं, एक जर्मन कंपनी होती है उसको भेज देते हैं। इसी तरह एक और कहानी है 1918 में यूएस का एक शिप था, वन ऑफ द बिगेस्ट और वन ऑफ द फास्टेस्ट शिप था यूएसएस साइक्लोप्स। ये बाल्टीमोर से ब्राज़ील के लिए निकलता है। इसी के दरमियान बरमूडा ट्रायंगल का एरिया भी आता है। अब इसके अंदर 306 लोग थे और 1000 टन मैंगनीज भी था। ये निकलता है 14 मार्च 1918 में। जब ये निकलता है तो मौसम बिल्कुल साफ होता है। इसकी तरफ से आने वाला लास्ट मैसेज होता है, वेदर इज़ फेयर, ऑल इज़ फाइन। सब कुछ ठीक है, जो मौसम है वो बिल्कुल साफ है। लेकिन उसके बाद ये शिप गायब हो जाता है, इसको नामो निशान तक नहीं मिलता।
ना इसके अंदर कि 306 लोग मिलते हैं, ना मैंगनीज मिलता है, ना ही शिप मिलती है, यहाँ तक कि ना उनकी लाशें मिलती हैं, ना कि कोई भी मैंगनीज का कोई पार्टिकल भी नहीं मिलता समंदर के अंदर, बिल्कुल मिस्टीरियसली डिसअपेयर हो जाते हैं। फिर एक और स्टोरी है 1945 की। फ्लोरिडा से निकलते हैं 5 फाइटर प्लेन्स नेविगेशन के लिए। ये सब फाइटर प्लेन्स होते हैं, इसके अंदर ना सब ट्रेनी होते हैं, कोई भी सीनियर लेफ्टिनेंट, सिर्फ एक सीनियर लेफ्टिनेंट होता है चार्ल्स, जो इन सबको कैप्टन होता है उनका चार्ल्स। अब जब ये निकलते हैं तो मौसम बिल्कुल साफ होता है, लेकिन इनके निकलने के बाद ही 2 घंटे बाद मौसम अचानक से ख़राब होना शुरू होता है। चार्ल्स जो है वो अपना कंपास चेक करता है कि भाई कहाँ पे हम किस डायरेक्शन में हैं, लेकिन कंपास होता है कि काम ही नहीं कर रहा होता, कंपास ख़राब हो चुका होता है। वो अपने दूसरे साथियों से पूछते हैं, वो दूसरे साथियों का भी कंपास ख़राब हो चुके होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इनके कनेक्शन टूटने लगते हैं और कंट्रोल ब्रांच से भी इनका कनेक्शन टूट जाता है और इस तरह ये मिस्टीरियसली डिसअपेयर हो जाते हैं। एक और एक क्राफ्ट इनको ढूंढने के लिए भी निकलता है, लेकिन वो भी गायब हो जाता है, वो भी वापस नहीं आता, पता भी नहीं चलता वो कहाँ गए, ना ही उनकी कोई लाशें वगैरह मिलती हैं, ना ही कोई शिप का कोई टुकड़ा मिलता है। अब इस तरह की और बहुत सी कहानियाँ हैं जो बनाई गई हैं, कुछ तो वेरीफाइड हैं, कुछ का तो है कि भाई वाकई ऐसा हुआ है, कुछ तो नॉन वेरीफाइड है, पता भी नहीं है कि भाई ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। अब जो ये बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया था ना, इसमें मसला ये था कि जब भी इस एरिया में जाते या तो कंपास ख़राब हो जाते, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अजीब तरीके से फ्लक्चुएट करना शुरू कर देती और रेडियो भी काम करना बंद कर देते थे, लोग भी गायब हो जाते, पता ही नहीं चलता कि भाई कहाँ गए। एक रिपोर्ट की गई, उसके मुताबिक ऑलमोस्ट 75 शिप्स और एयरक्राफ्ट इस एरिया से गायब हो गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि साइंस इसके बारे में क्या कहती है। अब ये जो कंपास ख़राब हो जाते हैं ना चलना, इसकी वजह ये बताई जाती है, आपको पता ही है शायद कि जो अर्थ है ना उसके 2 नॉर्थ पोल हैं, एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, एक जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। जब आप कंपास से देखते हो ना वो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल दिखाता है, लेकिन अर्थ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल आपको कंपास एक ही डायरेक्शन में दिखाता है, वहाँ पे कंपास सही तरीके से काम नहीं करते। इस पॉइंट को हम कहते हैं एजोनिक लाइन। वैसे तो एजोनिक लाइन अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है, एक जगह पे कभी नहीं रहती, लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में ऑलमोस्ट 200-300 सालों से ये एजोनिक लाइन का पॉइंट मौजूद है। ये ना फ्लक्चुएट नहीं करता वहाँ से, जिसकी वजह से वहाँ पे कंपास और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और रेडियो ना काम करना बंद कर जाते हैं, सही तरह से काम नहीं करते। अब शिप्स जो हैं वो क्यों यहाँ पे गायब हो जाती हैं, इसकी एक वजह बताई जाती है साइंटिस्ट के तरफ से कि इस एरिया में ना हरिकेन्स बहुत आते हैं, वो जो आप गोल गोल चक्कर देखते हो उसको हरिकेन्स कहते हैं। इस एरिया में हरिकेन्स बहुत आते हैं। ये सिर्फ थ्योरी है, अभी बताया पक्का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि इसी की वजह से ही ये होता है। एक और थ्योरी है मीथेन बबलिंग की थ्योरी है कि भाई आपको पता है कि बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में ना मीथेन रॉक्स बहुत हैं, और जब मीथेन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर की डेंसिटी कम हो जाती है, और जो शिप होता है वो जिस डेंसिटी के लिए बनता है उस डेंसिटी से अगर वाटर की डेंसिटी कम हो गई है तो ये डूब जाते हैं और मिस्टीरियसली डूब जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ये सिर्फ थ्योरीज हैं, अभी कोई इसका डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि भाई इसी वजह से ही ये डूबे हैं, ये सिर्फ अभी थ्योरी है, ये मिस्ट्री है कि भाई ऐसा है कि नहीं है। अब एयरप्लेन्स के बारे में आते हैं कि भाई एयरप्लेन्स क्यों डिसअपेयर हो जाते हैं। इसकी एक वजह साइंटिस्ट ने बताई है, जब साइंटिस्ट ने सैटेलाइट से बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर के एरिया की पिक ली तो उन्हें ना एक हेक्सागोन की शेप का क्लाउड मिला। ये जो हेक्सागोन की शेप का क्लाउड है ना वो एक एयर बॉम्ब की तरह रिएक्ट करता है, यानी वो इतनी स्पीड के साथ एयरप्लेन को जाके टकरा सकता है कि वो उसके टुकड़े टुकड़े कर दे, उसके पार्टिकल्स करके आपको उसके टुकड़े भी ना मिले, इतनी स्पीड से वो मूव करके एयरप्लेन को कर सकता है। ये भी सिर्फ एक थ्योरी है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि इसकी वजह से ही ये हुआ है। ये कुछ साइंटिफिक थ्योरीज हैं, लेकिन ये लोगों के जहन में एक स्पेसिफिक ये पिक्चर बनी होती है कि भाई बर्मुडा ट्रायंगल वो एरिया जहाँ पे जाके लोग गायब हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जितनी डिसअपेरेंसेस बर्मुडा ट्रायंगल में देखी गई हैं उतनी ही दूसरे एरियाज में भी देखी गई हैं। जैसे कि आपको बताता हूँ, हाँ, जापान का एक एरिया है ड्रैगन ट्रायंगल, बिल्कुल बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया की तरह है। इसी में 1945 में A6M0 के नाम से एक एयरक्राफ्ट गया था, उसका कनेक्शन कंट्रोल ब्रांच से टूट गया था। उसका लास्ट मैसेज बड़ा इंटरेस्टिंग है, समथिंग इज हैपनिंग इन द स्काई, स्काई इज ओपनिंग अप। लेकिन ये तो इतना मशहूर नहीं हुआ। असल में ना इसकी एक वजह ये बताई जाती है कि बर्मुडा ट्रायंगल का जो एरिया है ना वो ट्रैफिक वाला एरिया है, यहाँ से बहुत ट्रेडिंग का जो रास्ता है ना वो वाला रास्ता है। तो मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ जगहों से लोग आते हैं और वहाँ की जो रिहायशी होते हैं वो वहाँ पर होने वाले इंसिडेंट्स जो उनको बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं और वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके ये बातें बताते हैं, जिसकी वजह से बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया आहिस्ता आहिस्ता मशहूर होता गया। अगर आप गूगल पे सर्च करके देखो ना, विकिपीडिया की डेफिनेशन ही आपको कहती है अर्बन लेजेंड्स, मतलब वो कहता है बर्मुडा ट्रायंगल है ही अर्बन लेजेंड।
अर्बन लेजेंड उनको कहा जाता है जो आबा अजदाद की तरफ से कहानियाँ चली आ रही होती हैं, कोई इनका वो साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता। इस तरह से बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कुछ थ्योरीज हैं। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।